कि हमारे देखें जी, इसान फरामोश हैं लोग, अफ़गानी इसान फरामोश हैं। 60 लाख 50 लाख 60 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में। आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। नमस्कार और संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड मेहमान जुड़ रहे हैं, श्री विवेक काटजू, जो राजदूत रह चुके हैं अफगानिस्तान और म्यांमार में और सेक्रेटरी वेस्ट रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। आपका संवाद में स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, शुरुआत में दुनिया की अगर हम लोग इस समय वर्तमान परिस्थिति देखें विश्व की, तो जैसे लगता है कि जैसे धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट करते रहते हैं, रगड़ खाते रहते हैं, कई बार टकराते हैं, जिससे भूचाल आता है। कुछ राजनीतिक परिदृश्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है, कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। राष्ट्रों के हित टकरा रहे हैं, कहीं समझौते हो रहे हैं, कहीं कहीं जो मित्रता थी वो शत्रुता में बदल जा रही है, कहीं उदासीनता में बदलती चली जा रही है। बड़ा एक भूचाल के आने की पहली से मूवमेंट्स लगते हैं, जिसमें एक टेक्टोनिक मूवमेंट हमारे सामने वर्तमान में चल ही रहा है। जो अफगानिस्तान के तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर अली मुत्तवी, उनका हिंदुस्तान आना और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात करना, विदेश मंत्री से वो मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से उनकी मुलाकात होनी है। मैंने तालिबानी सर इसलिए कहा कि हमने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। मैं आपसे पहला प्रश्न और बड़ा सरल प्रश्न जानना चाहता हूं, जो सारा बैकग्राउंड है सर, कि इसका महत्व क्या है इस यात्रा का। अ, मेरा मानना है कि भारत का जो पश्चिम पड़ोस है, या अंग्रेजी में कहें वेस्टर्न नेबरहुड जो है, वो इस वक्त भारत के लिए अ, एक चिंता उत्पन्न करता है। और चिंता का कारण मुख्य ये है कि पाकिस्तान की नजदीकी अमेरिका से बहुत बढ़ गई है। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने इस इलाके का, पश्चिम एशिया के इलाके का, में पाकिस्तान का हस्तक्षेप तो मैं नहीं कहूंगा, प्रभाव, वो चाहते हैं कि वो प्रभाव बढ़े। और उन्होंने इससे हमें साफ संकेत दे दिया है कि वो हमारे हितों की परवाह नहीं करते, जहां तक हम इस क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, एशिया के क्षेत्र की बात। अब दरअसल तो हमारे हित बहुत हैं पश्चिम एशिया में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमीडिएट नेबरहुड एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड। यहाँ सब जगह है हमारे हित। और तो इसमें अफगानिस्तान का एक विशेष रोल है। और अब मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत और जो भी काबुल में इफेक्टिव रूलर है, उनके बीच में एक संवाद होना चाहिए और उनके बीच में एक संबंध भी होने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दें, क्योंकि संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन संबंध जरूरी हैं। और दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने रखूं वो ये कि तालिबान ने काबुल फतेह की 15 अगस्त 2021 को, और उसके बाद, उससे पहले भी और उसके बाद भी, उन्होंने अफगानिस्तान की पूरी सरजमी पर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो उनके कंट्रोल में आ गई। और क्योंकि वो उनके कंट्रोल में आ गई, तो इस जो पहले नहीं थी, 1990 का दशक अगर देखें आप, तो जब तक अहमद शाह मसूद जिंदा था, और अहमद शाह मसूद की मौत के 2 दिन बाद ही 9/11 का वाकया हुआ न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में, तो तब तक अब एक रेजिस्टेंस थी, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी तालिबान के खिलाफ।
लेकिन अब इस बार कुछ नहीं दिखी। हम्म। तो 4 साल से ज्यादा हो गए और हकीकत यही है कि अफगानिस्तान तालिबान की कंट्रोल में है। अब ये जरूर है कि वहां पे कुछ विरोध है, जैसे कि आईसिस के है। हम्म। अब लोग कहते हैं कि उनका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन वाकई अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का में उनका इस वक्त कंट्रोल है। और क्योंकि उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान में, तो उससे इसके लिए हमारे संबंध तो होने ही चाहिए। और हम्म। 2022 में हमने एक टेक्निकल मिशन भी भेजा था, क्योंकि जी। हमने ये कहा था कि अफगानिस्तान की जनता के साथ भारत की जनता का के प्राचीन संबंध हैं, हम्म। और हम चाहते हैं कि उनके साथ हम सहयोग करें। जो हमारा एक असिस्टेंस प्रोग्राम था वो जारी रहे, और उस असिस्टेंट प्रोग्राम को अ, चालू रखने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस मिशन या टेक्निकल मिशन जरूरी है। हम्म। अब ये जो निर्णय हमने लिया है कि उस वो टेक्निकल मिशन जो है उसको एम्बसी में तब्दील करेंगे, और जहां तक मुझे लगता है वो एम्बसी जो है वो शार्ज दे अफेयर्स या हेड करेगा, हम्म। वो सही निर्णय है। और इसलिए तालिबान विदेश मंत्री का यहाँ आना, अहमद खान मुतक्की का यहाँ आना अ, एक अच्छा कदम हमारे हितों में। जी सर, जहाँ जो प्रश्न उठता है, जो बार बार उठता है सर, एक एक मोरालिटी का प्रश्न और एक सर पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल बेनिफिट का प्रश्न। तालिबान की जो सरकार है, जो रिजीम है सर, वो लड़कियों की पढ़ाई नहीं होने देती है सर। कल उन्होंने संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी महिला पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया। इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं सर, ये बार बार उठते हैं, और भारत का एक पुराना इनसे इतिहास रहा है सर, 90 के दशक में। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा उस इतिहास को। वो एक दशक का इतिहास था जब हम अहमद शाह मसूद और के नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे तालिबान के विरोध में। तो ये पॉलिटिकल और मॉरल प्रश्न जो उठता है सर, इसको सर कोई भी राजनेता सर, कोई भी सरकार या कोई भी डिप्लोमेट सर, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सर कि उचित क्या है अनुचित क्या है सर, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है सर, इसको सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें इसकी किसका पलड़ा भारी होगा दोनों में से। एक ही मानक होता जी। है, एक ही क्राइटेरिया होता है किसी भी देश के लिए, मेरा मानना है। जी। वो है राष्ट्रीय हित। जी। अगर आप बैलेंस करिए तो राष्ट्रीय हित ही आगे भारी पड़ेगा। जी। अगर राष्ट्रीय हित को हम नजरअंदाज कर दें तो फिर क्या बचा क्या। जी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं 2017 फरवरी से ये कह रहा था। पहली बार लिखा था मैंने एक राष्ट्रीय अखबार में 2017 में कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, और मेरा बहुत खंडन हुआ, बहुत विरोध हुआ, बहुत लोग नाराज हुए कि क्या कर रहे हो, क्या बात। बहुत सारे अफगान दोस्त मुझसे इतने नाराज हुए कि बात करनी बंद कर दी। वो तो कहते हैं कि तुम तो हमारे हम संघर्ष थे, अब क्या हो गया। तो मैंने कहा कि भाई कुछ कुछ लोगों से मैंने कहा दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हित, भारत के हित अपनी जगह। जी। और जो हित मैं समझता हूँ, रिटायर कर गया हूँ, लेकिन जो जहाँ भारत के हित का सवाल है, जो जिसको मैं ठीक उचित समझता हूँ वही मैं कहूंगा। और मैंने कई कारण थे जिसकी वजह से मैं इस नतीजे पहुंचा कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। 2021 में मैंने फिर कहा कि भाई ये ठीक था कि हमने अपने जो राजदूतावास था उसको वहां से उनके कर्मचारी उसको बंद किया, और कर्मचारी राजदूत और उनके साथ के जो सहयोगी थे सब वापस भारत आए। और वो क्यों? वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ शक था कि तालिबान बहैसियत अफगान उनकी हिफाजत नहीं करते, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे उस माहौल में पाकिस्तान क्या षड्यंत्र करे, हम्म। और क्या हम उस षड्यंत्र को कामयाबी से रोक पाए, उस पर मुझे कुछ संदेह था। क्योंकि जब फ्लूइड सिचुएशन होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, जी। और जो आपके विरोधी शक्तियां हैं वो उसका फायदा उठाती हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद मैं शीघ्र ये कहने लगा कि भाई हम उस अखाड़े को पाकिस्तान के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं, या चीन के लिए थोड़ी छोड़ सकते जी।
और मुझे ये भी विश्वास था कि कोई भी जो सरकार है काबुल में, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि पाकिस्तान के इशारों पे वो अपनी विदेश नीति, जिसमें भारत नीति शामिल है, उसका उसको निर्धारित करे। जी। इसलिए मेरा ये पक्ष था कि भाई बातचीत उनसे पूरी होनी चाहिए और हमें एम्बेसी भी खोलनी चाहिए। हाँ, इसके मतलब ये नहीं कि हम डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दें। वहां पर मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ। मेरा विचार यही है कि भाई डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तब देना चाहिए जबकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दे रहा है, तब हम भी दे देंगे। लेकिन इसके माने ये नहीं कि उनके हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स नहीं रखे, एम्बेसी नहीं खोले और उनसे साथ वार्तालाप नहीं हो और सहयोग नहीं हो। सहयोग सब क्षेत्रों में होना चाहिए, हम्म। सब क्षेत्रों में होना चाहिए। और तो ये था मेरा विचार और अभी भी यही विचार। सर, जिस दिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब यहाँ आए हैं, उसी दिन, उसी रात को पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया है। और कहने को उनका जो निशाना था वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ थे। पर आपको क्या लगता है सर कि दिस गोज बियॉन्ड, कि वो सिर्फ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ को टारगेट कर रहे थे, कि तालिबान और हिंदुस्तान दोनों को ही भारत को मैसेज भेज रहे थे कि इस जो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम इतनी आसानी से फलीभूत नहीं होने देंगे? देखिए, उस बॉन्डिंग को वो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वो इशारा तो साफ इशारा था कि उनको ये नागवार उनके है कि, और उनके चिंता का विषय है उनको कि भारत के रिश्ते अगर तालिबान से बढ़े, क्योंकि उनका मानना यह है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है और टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचियों को की सहायता करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन उनका विचार है कि उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, और जो कि वो पाकिस्तान में वो हमले करते हैं। लेकिन ये जो वहां पर उन्होंने कार्रवाई की पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले उसके टीटीपी के गुट ने कार्रवाई की थी जी। और खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसके तहत, कार्रवाई के तहत उन्होंने शायद 15, लगभग 15 सैनिकों को पाकिस्तान की मारा था, जिसमें 2 अफसर थे। जी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक मेजर था। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक हम्म। पाकिस्तानी सिस्टम को धक्का लगा था। वो चाह रहे थे कि अपने एक रिएक्शन दिखाएं और अपने गुस्से का प्रदर्शन करें। तो इसमें कई कई फैक्टर्स मिल गए थे जिसकी वजह से ये उन्होंने कार्रवाई की पाकिस्तान। सर, कल ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान टीवी पे एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानी एहसान फरामोश हैं। हमने इनके लिए क्या नहीं किया, ये शब्द थे सर उनके, एहसान फरामोश। तो और हमने क्या नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, हमने इनके मिलियंस ऑफ ये जो पॉपुलेशन रेफ्यूजी थे इनको रखा, इनको रशिया से लड़ाई में मदद की। अमेरिका का नाम वो नहीं लेते हैं सर, क्योंकि ऑब्वियस है सर क्यों नहीं लेते हैं, पर हमारी मदद की, फिर भी एहसान फरामोश हैं और हमारे दुश्मन से जाकर के मिल गए। सर, यहाँ पे हम लोगों ने लगातार देखा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसका शुरू से रहा अफगानिस्तान में खोजना। तो इस और बड़ा खुश हुआ था 2021 में, आईएसआई के चीफ भी चले गए थे, एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी इनके लिए। तो ये कहाँ ये खटास आना शुरू हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में, कि उन्होंने ये इनके रेफ्यूजीज को वापस जबरदस्ती भेज रहे हैं, और अब कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबको वापस जाना होगा, अब हम किसी को यहाँ पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। तो ये खटास कहाँ से आई संबंधों में इनके? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दोस्ती नहीं हो, जी। ये मेरा पूर्ण विश्वास। इंटरस्टेट रिलेशन में फ्रेंडशिप नहीं होती। इंटरस्टेट रिलेशन हितों के आधार पे चलते। जी।
एक जमाना था जबकि तालिबान और पाकिस्तान के हित मिलते थे। और तालिबान को उन्होंने पनाह दी, तालिबान को उन्होंने आर्म किया, ट्रेन किया। और अब पाकिस्तान, ये सही है, पाकिस्तान की सहायता के बिना अब तालिबान जो हैं वो अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकते। हम्म। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ उन्होंने दी, पाकिस्तान ने अब तालिबान को दी, जिसकी वजह से वो कामयाब। लेकिन अगर आप तालिबान से पूछें तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई हमारी हमारे हितों की वजह से थोड़ी, वो तो अपने हितों की सुरक्षा जी। कर रहे थे, इसलिए उन्होंने। वो ये भी कहते हैं, अब अगर किसी अफगान से पूछें आप, तो वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे देश का सर्वनाश किया, हमारे देश के जितने रिसोर्सेस थे वो सब ये ले गए, हमारे देश को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। और इसमें आपको एक बड़ा एक दिलचस्प बात बताऊं। अब जो मुझे दिलचस्प लगता है, जी। 2002 का वाकया है। मैं शायद वहाँ, मैं राजदूत था वहाँ। और एक दिन हमारे मेरे दफ्तर के लोगों ने कहा कि साहब, अफगान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड आए हुए हैं राजदूतावास में और आपसे मिलना चाहते हैं, वसीम। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा क्रिकेट एसोसिएशन, फुटबॉल तो मुझे समझ आता है, फुटबॉल हम्म। पॉपुलर है गेम, लेकिन क्रिकेट? तो मैंने कहा बुलाओ, सब बात करें उनसे क्रिकेट। तो आए और बैठे और कहा कि भाई आप, भारत की मदद चाहिए, हमारा हमारा क्रिकेट, लड़के हमारे क्रिकेट खेलते हैं। और तो मैंने पूछा क्रिकेट कैसे कैसे हुआ, आपके वहां तो फुटबॉल होती? कहते नहीं, हमारे जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे लड़के, हम्म। वहां पर उन्होंने क्रिकेट सीखा और क्रिकेट के बहुत शौकीन है और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो उनका, भाई हमारे लिए इस वक्त तो हमें बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत है, गेंद, बैट्स, पैड्स, आप समझ गए, वो अगर आप मंगा दीजिए। तो मैंने कहा ग्राउंड है? तो इसे, हाँ हम ग्राउंड बना लेंगे, यहाँ पे ग्राउंड हो जाए। तो मैंने कहा जरूर। तो वो मैंने दिल्ली लिखा और वो आ गया। और एक दिन मैंने उनको खबर भेजी, मैंने कहा कहाँ आ गया, बताइए कहाँ मैं हम्म। भेज दूं, ये आपको भेज दूं? और आप, तो क्या, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप भेज दीजिए। उसके बाद आए मुझसे मिलने, और एक दो लड़के साथ आए, बहुत शुक्रिया किया। मैं कहा क्या छोटी सी बात, तुम शुक्रिया कर रहे हो? उसके बाद कुछ दिन बाद वो मुझे कहीं और मिले, वही हेड जो थे। मैंने कहा कैसा चल रहा है वो सिलसिला? उनका अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ और मदद कर सकता हूँ, कुछ ट्रेनिंग या कुछ और तुम? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, अगर आप ट्रेनिंग करवा दें हमारी, कुछ कोच। तो फिर मैंने दिल्ली लिखा, शायद दिल्ली ने बीसीसीआई से कहा, उनका हाँ हम कर सकते हैं, कुछ ना हम्म। कुछ मदद कर सकते हैं, अगर लड़के खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वही सिलसिला आगे बढ़ा। और फिर आपको मालूम है कि अफगानिस्तान को एक होम ग्राउंड पहले देहरादून में दिया गया, फिर शायद ग्रेटर नोएडा में जी, दिया नोएडा गया, में। जी। नोएडा में दिया गया। और फिर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं जो आईपीएल में खेलते हैं, जी। राशिद जी। खान, ये सब हो। जी। तो वो सिलसिला वहां शुरू हुआ। मैं कि क्यों आपसे कह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान में उन्होंने सीखा, लेकिन वो क्रिकेट एसोसिएशन के हेड मेरे पास आए कि भारत मदद करे। जी। तो ये मेरे जहन में आया कि भाई ऐसा क्यों है। तो मैंने फिर एक दिन, और क्योंकि मुझे ये भावना थी जब मैं वहां राजदूत बन के गया था कि पाकिस्तान के लिए एक आभार होगा वहां, जैसे हम्म। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आभार होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। तो एक दिन एक लड़के लड़कियों का, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था एम्बेसी कुछ काम से मिलने। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा तुम लोगों का अनुभव कैसा था पाकिस्तान में? अच्छा ही होगा, तुम्हारे स्कूलों में पढ़े हो, तुम्हारे दोस्त होंगे।
और मैं बिल्कुल एक अचंभे में रहा, क्योंकि सबने मुझसे कहा कि बहुत ही खराब रहा। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा साहब हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। हम्म। रेफ्यूजीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये तो आप जी। देखा गया। उनका साहब लैंडलॉर्ड जो थे वो हमसे ज्यादा रेंट लेते थे। स्कूलों में हमें जरा धिक्कारी की नजर से देखा जाता था। पुलिस वाले हम पर ज्यादा जुल्म करते थे। हम कोई लड़का जा रहा है, उसकी जेब से पैसा निकाल लिया। मैं कहा पाकिस्तानी लड़कों की जेब से पैसा निकालते थे होंगे? उनका नहीं साहब, वो हमारी वो रेफ्यूजी हम जी। लोग समझते थे, तो हम वर्नेबल थे, हमें एक्सप्लॉइट किया जाता। तो इन वन वर्ड हमें एक्सप्लॉइट किया जाता। जी। तो ये ख्वाजा आसिफ भूल रहे हैं जी। कि जी। अफगानों के दिल में या तालिबान के दिल में ये नहीं है कि आपने हमारी साथ एक बहुत दरिया दिली दिखाई। देखिए ये एक एक मैं क्या कहूं, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपने किसी को अ, उसको 100 बार उसकी मदद की हो, लेकिन एक बार कहीं चूक हो गई, तो वो 100 चीजें याद नहीं रहती जब मदद आपने की, वो जी। एक चूक याद रहती। जी सर। और अफगानों के साथ यही है। जी। तो ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं कि वो एहसान फरामोश है, और वो बहुत खुददार कौम है। और एक बार उन्होंने ये कह दिया, तो इससे ये दिखाता है कि दरार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान और इनके बीच में कितनी गहरी हो। जी। जी सर, ये शब्द भी बड़ा अनुचित है, क्योंकि मैं जितना हम लोगों ने देखा है सर, इस चीज को पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ लेकिन बहुत फायदा भी पहुंचा सर। इन दो जो रशियन और अमेरिका को हराने में एक तरह से जो इन्होंने तालिबान की या दूसरे ग्रुप्स की मदद की, इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो उसी के शैडो में चला गया सर। किसी ने उंगली उन पे नहीं उठाई। वो हथियारों का पिलफरेज उन्होंने किया, कश्मीर में आग लगाई। तो एहसान फरामोश कहना मतलब ये खुद ही दर्शाता है सर कि कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं और चीज़ों को कितना गलत समझते हैं। सर मैं इस पे आगे थोड़ा बढ़ के जानना चाहूँगा सर, ये कि ये जो पख्तून है, जो पश्तून्स हैं डूरन लाइन के दोनों तरफ, उन्होंने कभी उस लाइन को माना नहीं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं देख करके लगता है बड़ा ऑप्रेसिव रहता है, बड़ा जोर जबरदस्ती अपने पश्तूनों को दबाना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शायद उद्भव भी उसी कारण से हुआ था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पश्तून भी इनके साथ हैं। तो कहीं मिसरीड किया है क्या इसने पश्तून माइंडसेट को, और वो जो जो एफिनिटी थी इन दोनों डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तूनों के बीच में, इसको मिसरीड कर लिया है क्या इसने? देखिए सिंधु दरिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है। बॉर्डर के दोनों तरफ, सिंधु दरिया के दोनों तरफ जो लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। उसके पश्चिम में, उत्तर में तो पश्तून है, पठान है। हम्म। उनके एक रिवाज है, उनका एक तौर तरीका है, उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस तरफ नॉन पश्तून है। और अगर आप इतिहास उठा उठा के देखें तो इनमें हमेशा से इंटरेस्ट का क्लैश रहा है। हम्म। अंग्रेज, पहले रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पे पेशावर पे कब्जा किया। वो एक प्रोसेस का रिवर्सल जी। था, क्योंकि उसके पहले तो अगर आप देखें तो पश्तून और अफगानिस्तान के जरिए मुगल और ये सब भारत की तरफ आते थे, जी। सिंधु दरिया पार करके, और पंजाब में आके, और पंजाब के बाद और आगे बढ़े। ये सिलसिला सदियों चला। रंजीत सिंह ने सिलसिला उल्टा, पहले थे वो जो जो और वो गए और पेशावर तक वो गए, और फिर अंग्रेजों ने उसके देखा देखी की और इस इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में किया।
कुछ वहां पे सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वो ट्राइबल एजेंसीज चली, और फिर 1893 में ड्यूरन लाइन बनाई गई जो अमीर अब्दुल रहमान खान ने मानी, जो कि आपने सही कहा पश्तूनों को एक डिवाइड करती। जी अब पश्तूनों को ये उनके गले से कभी पूर्ण रूप से उतरा। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट वो ये कि कई पश्तून इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो सिंधु दरिया पार करके वो जो ट्रेडिशनल एरिया हिंदुस्तान कहलाता था हम्म उसमें आए। पश्तूनों का की भाषा जी में बोल रहा हूं मैं, प्री ब्रिटिश पीरियड, उस पीरियड का हिंदुस्तान में आए और वहां सेटल करे। लाहौर में, पंजाब में बहुत सेटलमेंट्स हैं, वो वहां पर रहे। कराची में बहुत हैं। कराची in many ways is now they say it's a पठान सिटी। ओके और अब उनके फिर वहां पे उन्होंने उनकी जड़ें मजबूत हुई, वे वहीं के अपने रीति रिवाज वो मेंटेन कर रहे हैं, भाषा भी उनकी है, लेकिन उनके हित वहां पर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन। हम्म लेकिन वहां जो रहते हैं जी उनके, वो ये मानते हैं कि उनके हित और यहाँ के जो दूसरी तरफ है सिंधु दरिया की नॉन पश्तून जो उनके हित मिलते नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो किसी खतरे में है और केपी उनसे हट जाएगा या बलूचिस्तान जी खिसक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक मजबूत जी फौज है इस कॉन्टेक्स्ट में। और लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस चलते रहे। जी और एक और चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लिए अगर आप देखें, हमारे रीजन के लिए देखें, भारत के हितों के लिए, तो इतिहास का पन्ने गवाह है कि सबसे ज्यादा जो एक जहरीला कदम वो था 1989 में, दिसंबर 1989 में, जब सोवियत ट्रूप्स ने प्रवेश किया अफगानिस्तान। उसने पूरा समीकरण बदल दिया जी और इस समीकरण के चलते पाकिस्तान का की राह एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए ज्यादा आसान। जी और आपने बिल्कुल सही कहा, द अमेरिकन स्टार्टेड लुकिंग द अदर वे, क्योंकि उनको ये था कि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के जरिए और अफगानिस्तान के जरिए शिकस्त देंगे और वियतनाम का रिवेंज लेंगे। हम्म तो हमारे लिए तो बहुत जहरीला कदम वो साहब। जी सर बैकग्राउंड में वापस क्या करना चाहते हैं अमेरिकन आकर के? सारे जितने रीजनल पावर्स हैं ये बड़ा, ये एक आपस में ही विडंबना है सर कि चाइना, रशिया, हिंदुस्तान, सुना पाकिस्तान भी वो नहीं चाहते कि अमेरिका बैकग्राउंड में वापस आए, और ट्रम्प साहब पूरा इंटेंट है कि उनको बैकग्राउंड में वापस कदम रखना है। अरे भाई, ट्रम्प साहब बहुत चीजों पे इंटेंट रहते हैं। बगराम ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा कि वो कहते हैं कि साहब मैं बगराम मैंने यानी कुछ उसके एक्सचेंज में नहीं मिला। वो तो ताजिर है, रियल एस्टेट डीलर हैं, कुछ पर वो दें आना क्यों कुछ लें। चाहते हैं सर? वो आना क्यों चाहते हैं सर? वो कहते हैं कि वहां से वो चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर करेंगे। अब वो उस वक्त भी जब ये अमेरिकन विड्रॉ कर रहे थे तो एक कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ये कहते थे कि वो कुछ ना कुछ बेस रखेंगे। जी लेकिन 2020 की जो इनकी और अमेरिका और जो तालिबान की संधि है उसमें तो कहीं जिक्र नहीं। जी उसमें तो टोटल विड्रॉल का है। जी अब ये तालिबान पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं। जी हमें कहना चाहिए, यहाँ पर हम ठीक है कि भाई कंसेंसस था एक, तो हम मॉस्को में उससे हट नहीं सकते थे। लेकिन एक वक्त जल्दी हमें ये कहना चाहिए कि इन मामलों पे, बेस मामलों पे और चीजों पे जो अफगान के हुक्मरान हैं वो फैसला करेंगे। बिल्कुल इसमें हस्तक्षेप हम थोड़ी करेंगे, ना किसी और को करना चाहिए। जी हाँ, अगर उनको ये हमारा हक बनता है
कि अगर चाइनीज वहां बेस बनाना चाहें तो फिर हम, ये हर देश का हक है कि जिसको लगे कि कोई स्टेप वो दूसरा देश ले रहा है जिससे उसको क्षति पहुंचेगी, उसके हितों को नुकसान होगा, उसके सामरिक हितों को नुकसान होगा, आर्थिक हितों को नुकसान होगा, तो वो उस देश को बताए, चेतावनी दे कि देखो तुम ये कदम जो उठा रहे हो इसका बुरा असर मुझ पे पड़ेगा। जी हाँ, ये जरूर है कि तुम सॉवरेन हो, तुम तय कर सकते हो, लेकिन सॉवरेनिटी के ये माने नहीं कि तुम मेरे हितों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करो। और जी अगर मुझे जो स्टेप्स उठाने हैं वो मैं उठाऊंगा फिर अपनी सुरक्षा के। हाँ, जी सर। तो इस वक्त मेरा यही मानना है कि हमें ये कहना चाहिए भाई, हमें उचित नहीं लगता है, लेकिन तुम करना चाहो करो, लेकिन उसका जो, और फाइनली मैं समझता हूँ कि तालिबान कभी नहीं ट्रम्प साहब की ये जो आशा है उसको पूरा करेंगे कि वो बागराम दे दें। और जो काबुल में की गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटी काबुल में है, चाहे उसको इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन मिले या ना मिले, उसकी अगर वो अपोज कर रहा है तो एक बेस मेंटेन करना आसान थोड़ी है। जी जी। काफी रोचक घटनाक्रम है सर। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स के। और आप जिस तरह से समझाया आपने अफगानिस्तान को, काफी चीजें सरल हुई जो सुनने वाले हमारी ऑडियंस रहेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आप हमेशा समय निकालते हैं और समय निकाल करके इन विषयों पे प्रकाश डालते हैं जो सामान्य नहीं होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मयंक, एक शब्द मैं कहूं, मैं ये सोचता हूं कि जिस तरह तुम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो, जिस गंभीरता से तुम करते जी हो, जो अ, और सामरिक मामलों पर और जो देश के हित के मामले हैं उस पे मेरी उम्र हो गई। मेरा मानना है कि हमारे नौजवान और हमारी जनता अ, को इन मामलों पे गंभीरता से सोचना चाहिए। सर। इसमें कोई आतिशबाजी का थोड़ी है ये, इसमें बहुत गंभीरता, और जी मुझे बहुत अच्छा है लगता है कि तुम जो मामले उठाते हो वो गंभीर हैं, और इन मामलों पे तुम इस तरह उठाते हो कि लोग सोचें और सर। अपने नतीजों पे पहुंचे। जी जी। तो मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ तुम्हारे प्रोग्राम्स का। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।